गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोगों से पूछना है, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रश्न है, यशोधर बाबू अपनी सिल्वर वेडिंग का केक क्यों नहीं खाते? जैसिका। केक क्यों नहीं खाते? कोई बताएं। सिल्वर वेडिंग का केक नहीं खाते क्यों? यशोधर बाबू अपनी सिल्वर वेडिंग का केक नहीं खाते क्यों? कोई बताए भाई। पहली बात कि ये विलायती परंपरा है, इसे वो विलायती परंपरा मानते हैं, और विलायती परंपरा का मतलब अंग्रेजी परंपरा। और दूसरी बात कि अंडे इन्हें पसंद नहीं है, तो अंडों की आशंका से भी केक ये खाना पसंद नहीं करते। विलायती परंपरा को अपनाने में यशोधर और उनकी पत्नी में क्या अंतर है? कोई बताए। आपकी आवाज आएगी, आप बोल सकते हैं। विनम्र। यस सर। बताएं। सर इसका उत्तर नहीं मालूम। अच्छा, विलायती परंपरा को अपनाने में यशोधर और उनकी पत्नी में अंतर यह है, यशोधर की पत्नी विलायती परंपरा को अपना लेती हैं। यहाँ ग्रुपिंग हो रही है क्या? बताइए आप। विलायती परंपरा को अपनाने में यशोधर की जो पत्नी है वो आधुनिका बन सी गई हैं, वो विलायती परंपराओं को अपना लेती हैं, जबकि यशोधर बाबू उससे परहेज करते हैं।
उसे अंग्रेजी साहबों के चोंचले मानते हैं। चलिए अगला सुनेंगे। लड़की की ड्रेस के मामले में यशोधर और उनकी पत्नी की राय क्या थी? लड़की की ड्रेस के मामले में यशोधर और उनकी पत्नी की राय अलग अलग थी। यशोधर बाबू का मानना था कि हमें भारतीय पहनावे को अपनाना चाहिए, अंग्रेजी पहनावे से परहेज करना चाहिए, जबकि उनकी पत्नी का ये मानना था कि बेटियां वो पहनेंगी जो सारी दुनिया पहन रही है। और सुनेंगे, कुछ अपने से भी सोच के उत्तर दिया जा सकता है। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग के दिन असहयोगी रवैया क्यों अपनाते हैं? यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग के दिन असहयोगी रवैया क्यों अपनाते हैं? सिल्वर वेडिंग में वो सहयोग नहीं करते। चलिए कोई बताए। आयंक, चलिए आयंक बताएं। यहाँ ग्रुप में फोटो दिखाने की क्या जरूरत है आपको? सर वो ईमेल से अटैच है तो शो करता है। अच्छा चलिए, तो आप बताइए, इसमें प्रश्न है, कोशिश कीजिए। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग के दिन असहयोगी रवैया, प्रश्न तो समझ पा रहे होंगे। असहयोगी रवैया का मतलब सिल्वर वेडिंग में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि इन्हीं की शादी की रजत जयंती मनाई जा रही है और अपनी ही शादी की रजत जयंती में ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, असहयोगी रवैया अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? पहले ये बताएं कैसे लग रहा है कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। कि एक और प्रश्न बन जाएगा यहाँ, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि यशोधर बाबू अपनी सिल्वर वेडिंग में सहयोग नहीं कर रहे हैं? किस आधार पर कर सकते हैं? हेलो, हाँ बोले। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर यशोधर बाबू पुरानी मतलब पुरानी पीढ़ी के हैं तथा मतलब कमियों को नजरअंदाज मतलब कमियों को ज्यादा वो महत्व नहीं देते हैं। नहीं नहीं, पहले आपको ये बताना है, प्रश्न तो है इसमें कि असहयोगी रवैया क्यों अपना रहे हैं। ठीक है, सर। पुराने मिजाज के हैं जी और अंग्रेजी सभ्यता के समर्थक नहीं है, ये कारण है। इसलिए इनको ये सारी चीज़ें जो है बकवास लगती हैं। एक और प्रश्न यहाँ बनेगा कि कैसे आपको लगता है कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं? किस आधार पर आप कह सकते हैं यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग में सहयोग नहीं कर रहे हैं? किस आधार पर आप कहेंगे? सर यशोधर बाबू ने अपने जन्मदिन पर भी पजामा कुर्ता और ऊनी ड्रेस गाउन पहने हुए थे।
सिर पर गोल विलायती टोपी थी उनकी और पाँव में देसी खड़ाऊ थे उनके। तो सर इस तरह से पता चलता था कि वो अंग्रेजी सभ्यता का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं था। और भी कारण है इसमें। एक तो उस दिन घर आते आते काफ़ी विलंब कर चुके थे और देर तक बैठ करके उन्होंने संध्या वंदन किया। सायंकालीन जो पूजा होती है उसमें देर तक बैठे रहे और इनका प्रयास ये था कि सभी मेहमान चले जाएं तब जाके निकला जाए, ये था। उसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया है मिलता जुलता। यशोधर बाबू ने सिल्वर वेडिंग के अवसर पर ध्यान संध्या में देर क्यों लगाई? क्योंकि वो सिल्वर वेडिंग में शामिल होना नहीं चाहते थे, इसलिए वो जानबूझ करके विलंब कर रहे थे। जो हुआ होगा किस भावना का प्रतीक है? अब इसमें देखिए, जो हुआ होगा, किसनदा की मृत्यु जो हुआ होगा से हुई, और यशोधर जी के मन में भी एक बात आती है कि सभी लोग अपने जीवन के अंतिम चरण में जो हुआ होगा से ही मरते हैं। तो इसका क्या प्रतीकार्थ है? प्रतीक अर्थ क्या है? जो हुआ होगा। सर जो हुआ होगा से लोग मरते हैं, मतलब जैसे जो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, या फिर मतलब हर चीज हाँ से शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। तो सर इसका अर्थ ये हुआ। और ये है इसमें जो हुआ होगा शब्द है, ये असंबद्धता का प्रतीक है। लगाव नहीं है किसी से। असंबद्धता और लगाव न होने का प्रतीक है। और यह सीधे दर्शाता है कि जीवन के अंतिम चरण में घर का जो परिवेश होता है वो बूढ़े बुजुर्ग के प्रति तटस्थता का होता है, उस पर ध्यान नहीं देते लोग। इसके कारण उनका जीवन रस सूख जाता है, और यही वो कारण है जिसके वजह से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इस विषय में लोग जानना भी नहीं चाहते। भूषण पिता के लिए गाउन क्यों लाया? बारी बारी से दूसरे दूसरे लोग बताते रहें। सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही विद्यार्थी के द्वारा न दिए जाएं। भूषण पिता के लिए गाउन क्यों लाया? चलिए कोई बताए। गाउन क्यों लाया? सर बताएं? हाँ बताइए। सर क्योंकि वो कभी भी सुबह दूध लेने जाते थे तो फटा पुलोवर पहन के चले जाते थे, जो कि उसको बहुत बुरा लगता था। तो शायद इसीलिए उसने अपनी भूषण जी के लिए गाउन लाया।
हाँ, भूषण जी के लिए नहीं, ये भूषण इनके बेटे हैं। भूषण अपने पिता यशोधर बाबू के लिए लाए। भूषण को अपने इज्जत की चिंता थी, पिता की चिंता कम थी। वो अपनी प्रतिष्ठा बनाने की दृष्टि से गाउन लेके आए। ठीक है, यशोधर बाबू को गाउन पहनते हुए कौन सी बात चुभ गई? चुभ जाने का मतलब कोई बात उन्हें याद आ गई जो उन्हें बुरा लग गई। गाउन पहनते समय कौन सी बात चुभ गई? रागिनी हाँ जी सर। बोले। सर उन्हें यह बात चुभी कि वो ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा, जबकि ये कह रहा है कि आप गाउन पहनकर मतलब दूध लाने जाएं। फटा हुआ पुलोवर नहीं। ठीक, अगला प्रश्न। यशोधर बाबू की पत्नी, प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी मुख्यतः पुराने संस्कारों वाली थी, फिर किन कारणों से वह आधुनिक बन गई? सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर बताइए। सिल्वर वेडिंग पाठ में जो बातें बताई गई हैं उनके आधार पर आपको बताना है कि उनकी पत्नी मूलतः पुराने संस्कार वाली थी, भारतीय संस्कृति वाली, लेकिन आधुनिका बन गई। क्यों? संदीप कुमार बताएंगे? यस सर। बोलिए। यशोधर बाबू की पत्नी को आधुनिकता में तब्दील होने में दो दो चीज़ों का प्रभाव पड़ा। वो एक तो उनकी बेटी और दूसरा समाज, सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रहती थी। हाँ ठीक, ठीक है। बताते समय आपको बहुत ज़्यादा संकोच नहीं होना चाहिए। अध्याय को आपने ठीक से यदि समझा है तो उसके आधार पर अपने मन से वाक्य गढ़ के लिख सकते हैं। मूल इसमें बिंदु सर हम हाँ बोलिए। दो बिंदु दे सकते हैं, उनकी पुत्री एवं दूसरा बिंदु दे सकते हैं हाँ समाज। तो उसमें हम उनकी पुत्री के बारे में विवरण कर सकते हैं और समाज के बारे में विवरण करके उत्तर को ठीक, प्रस्तुत कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मुख्य समस्या क्या है? वो कौन सी समस्या है जिसे लेखक ने सामने रखा है? देखिए, जब भी कोई कथा कहानी या निबंध लिखा जाता है तो उसमें क्या करता है लेखक मुख्य रूप से कहानियों में, कि सीधे सीधे सामाजिक समस्याओं को वो अपने मुख से नहीं कहता, वो पात्रों का चयन करता है, कैरेक्टर ढूंढता है और कैरेक्टर के संवाद के माध्यम से वो जो डायलॉग बोलते हैं, एक दूसरे का जो प्रश्नोत्तर होता है, उन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, संघर्षों के माध्यम से क्या होता है कि कुछ ऐसे संदेश आ जाते हैं, कि वो संदेश पाठक वर्ग के पास आता है
और पाठक वर्ग सहज ही ये समझ जाता है कि समाज में किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए। अब इसमें देख रहे हैं कि एक किशन दा वो भी पात्र हैं, यशोधर बाबू वो भी पात्र हैं, ये लोग रोल प्ले कर रहे हैं, चरित्र का निर्माण किया गया है इसमें। जैसे आप लोग रोल नहीं करते हैं, रोल प्ले करते हैं ड्रामे में, आप लोगों में से कोई थानेदार बन जाता है, कोई उचक्का बन जाता है, कोई गरीब बन जाता है, तो स्टेज पर चढ़ करके अपना जो है वो दिखाते हैं आप लोग। तो लास्ट में आप ही लोग आके बोलते भी हैं कि इसका ये संदेश रहा, इस कहानी से या इस रोल प्ले से, इस ड्रामे से ये निष्कर्ष निकल करके सामने आया, ऐसा करना चाहिए। तो इसकी जो मूल समस्या है वो ये है कि बदलते हुए समय के दौर में जो हमारे रीति रिवाज हैं वो किस तरह से आपस में टकराते हैं। दो पीढ़ियों के बीच जब अंतराल आता है तो उसमें क्या संघर्ष होते हैं, दो पीढ़ियों के बीच होने वाले टकराहट का वर्णन और पुराने लोगों के प्रति हो रही उपेक्षा के प्रति जो असंवेदना की स्थिति है वो समस्या है इसमें। और भी आप बिंदुशः भी लिख सकते हैं बिंदुवार कि निम्नलिखित समस्याएं, इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित समस्याएं उभर करके सामने आई हैं। पीढ़ियों के अंतराल से उत्पन्न हुए संघर्ष, यह एक आप लिख सकते हैं। वृद्धावस्था में वृद्ध लोगों की उपेक्षा, यह एक समस्या है। तीसरी समस्या जो है भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के बीच विकल्प, ये समस्या है। भारतीय संस्कृति को अपनाएं या पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाएं, यह भी एक समस्या है। ये समस्या के रूप में इसमें आया है। इसके बाद देखिए, इसमें इसी चीज को फिर पूछा है कि क्या पीढ़ी के अंतराल को सिल्वर वेडिंग की कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है। अभी बताया गया कि पीढ़ियों का अंतराल और पाश्चात्य संस्कृति और वृद्धों की उपेक्षा, ये तीनों ही बातें हैं इसमें। तो तीनों बातों में से बारी बारी से भी यदि पूछा जाए कि क्या पीढ़ी के अंतराल को सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना माना जा सकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ माना जा सकता है। अब पीढ़ियों के अंतराल वाली जो बातें हैं इसके समर्थन में आप लिख लेंगे। फिर इसी तरह से एक और प्रश्न पूछा है कि क्या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को सिल्वर वेडिंग की कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव वाली जब बात आएगी तो पाश्चात्य संस्कृति वाली बात लिखेंगे, जिसमें हाई हील वाली सैंडल और वो शार्ट शेप में जो कपड़े पहनने की बात आई है, जो इनकी पत्नी की, हाँ, आधुनिकता से संबंधित जो बातें आई हैं इसको दिखा देंगे आप। सर इसमें रीति रिवाज भी आएगा, हैं? रीति रिवाज भी आ जाएगा। सुनिए, पाश्चात्य संस्कृति में जो बातें आई हैं, तो संस्कृति एक सामूहिक चीज है ना, सामासिक। संस्कृति में क्या है कि रीति रिवाज भी आता है, पहनावे भी आते हैं, वेशभूषा भी आती है, भाषा इत्यादि आती है, रीति रिवाज, आचार विचार, ये सभी कुछ आ जाते हैं। इसे मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को।
इसे आप देख रहे हैं इसका सही जो मतलब है ये कल्याणकारी देख पा रहे हैं आप लोग, ये कल्याणकारी सोच हो गया। ठीक है, अब जो ये कल्याणकारी सोच है इसमें रीति रिवाज आ गया, भाषा, वेशभूषा, खान पान, ये सारी बातें अब देखिए, संस्कृति जो है ये कल्याणकारी सोच है, और जो सोच का परिणाम है वो सभ्यता है। ठीक है, कई बार हम लोग सभ्यता को ही संस्कृति संस्कृति कहना शुरू कर देते हैं। तो अब सोच यदि अच्छी होगी तो सभ्यता भी अच्छी होगी, सुसभ्यता। सोच यदि बुरी होगी तो अपसभ्यता हो जाएगी, और अपसभ्यता वाले देश को असभ्य देश कहा जा सकता है। तो अब कल्याण की जो बात है वो रीति रिवाज के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, देखिए ये जो संस्कृति है अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में ये जो सोच होगी कल्याणकारी वो अलग अलग होगी। जैसे यहाँ देख लीजिए खान पान। अब खान पान में क्या है कि खाने पीने के जो तौर तरीके हैं, अब मान लीजिए जहाँ पर केवल पशुपालन होता है, अनाज कम होते हैं, पशुओं का पालन ज़्यादा होता है, तो वहाँ लोग मांसाहारी हैं। तो वहाँ की संस्कृति के लिए जब पर्याप्त संख्या में वो जीव हैं और भोजन के रूप में उसे लिया जा रहा है, तो वहाँ की संस्कृति में इसे बुरा नहीं माना जाएगा। ये पान मतलब पीना होता है। अब ठंडा प्रदेश है, यदि शरीर को गर्म रखने के लिए वाइन, शराब इत्यादि का प्रयोग होता है तो ये वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन जाएगा। ये उनके लिए कल्याणकारी हो सकती हैं। आपने देखा होगा जो बर्फानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सैनिकों को मदिरा दिया जाता है ताकि उनके ब्लड जम न जाए, तो वहाँ के लिए वो कल्याणकारी है। अब भाषा, जहाँ की जो भाषा है, वेशभूषा है, ये पहनावे हैं, तो गर्म प्रदेशों में ढीले ढाले कपड़े की जरूरत होती है। गर्म प्रदेशों में ढीले ढाले कपड़े की जरूरत होती है। हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हैं, जानते हैं आप। तो हमारे यहाँ के जो कपड़े जो मुख्य रूप से अभी भी जिसमें अपने देश की संस्कृति के बारे में बताई जाती है, उसमें ढीले ढाले कपड़े की बात होती है। हमारे यहाँ की स्त्रियाँ जो साड़ी इत्यादि जो पहनती थी या पहन रही हैं, या जो भी कपड़े पहने जाते हैं, वो ढीले ढाले कपड़े होते हैं, शरीर को पकड़े हुए नहीं होते हैं।
आज जो बहुत टाइट कपड़े पहनने की जो परंपरा विकसित हो गई है स्त्री पुरुष दोनों में ही, तो हमारे देश की जलवायु के अनुसार उसमें कल्याणकारी सोच नहीं है। इसलिए नहीं है कि त्वचा को हम कस करके पकड़ लेंगे कपड़ों से, तो हमारे त्वचा भी सांस लेते हैं, स्किन भी सांस लेते हैं, आप सुने होंगे, वायु का शोषण करते हैं जो आवश्यक वायु है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हम फिल्मों में देख करके उस तरह के कपड़े अपनाएं तो ये हमारे लिए, वो हमारी संस्कृति का अंग रह ही नहीं जाएगा। तो ये खाने पीने की जो चीज़ें हैं, हमारे यहाँ तो ताज़ी चीज़ें मिलती हैं, हम कभी भी ताज़ी चीज़ें बना के खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमको, हम रोज़ ही ताज़ा बना सकते हैं। अब कोई ऐसा ठंडा इलाका है जहाँ पर स्टोव जलता ही नहीं होगा, आसानी से बनाया नहीं जा सकता, तो दूसरे जगह से बना करके और पैकिंग करके वहाँ भेज दिया जाएगा, लंबे समय तक खाते रहेंगे। आपने देखा होगा गुड़ में ये मूंगफलियों को मिला करके टाफी नुमा कुछ खाद्य बना दिया जाता है बच्चों के लिए। आप देखिएगा जो 10 रुपये में जो मिल जाता है मूंगफली मिश्रित जो गुड़ की पट्टी बनती है, हाँ सर, उसे बादाम पट्टी कहते हैं। हाँ बादाम पट्टी कहते हैं, तो असल में उसको चिनिया बादाम कहा जाता है। चिनिया बादाम, चाइना में शायद इसे कुछ गरीब लोग इसे ही बादाम मान लेते हैं, या एक तरह से गरीबों का बादाम होता है ये मान लीजिए, क्योंकि सस्ता है, कोई भी खरीद सकता है। तो इसमें मिनरल, विटामिन्स, फैट और प्रोटीन, ये जो भोजन के भाग होते हैं, देखने में इतनी छोटी सी मूंगफली है लेकिन न्यूट्रिशन के मायने में ये बड़ा ही समृद्ध है। देखे होंगे व्रत इत्यादि में मूंगफली के दाने लोग खाते हैं, इसलिए कि जब कुछ भी नहीं खाते हैं तो ये थोड़ा सा खा लेने पर इसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हर मात्रा में, हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल जाती हैं। तो गुड़ में बनी हुई जो बादाम पट्टी मूंगफली वाली आप देखिए मार्केट में बिकता है, कभी उसे लेकर के 10 रुपये की टाफी जैसा ऐसे चौड़ी पट्टी जो है इस तरह का, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कंपनी नहीं है उसकी, इस तरह से चौड़ी चौड़ी पट्टी वो बना होता है। और मेरे कहने से कभी आप 10 रुपये का खरीदिएगा, और तब खरीदिएगा जब आपको भूख लगी हो। प्रयोग के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आपको भूख लगी हो तब उसे खरीद करके, जहाँ साफ सफाई तरीके से बनाया हुआ हो और बिक रहा हो, और उस 10 रुपये की बादाम पट्टी को आप खाइएगा और खा करके पानी पीजिएगा जितना आप पी सकते हो, और फिर आप देखिए कि आपको जो भूख लगी थी वो कितने देर तक और रोक देती है। और इसी तरह से मैं और किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन और भी आप पूरे विश्व की सारी टाफियों को इकट्ठा कर लीजिएगा और उसमें से कोई भी जो 10 रुपये की हो, समान कीमत में तुलना होगी। 10 रुपये की ही कीमत में कोई भी टॉफ़ी आप खरीद लीजिएगा, दूसरे दिन जब भूख लगे तो उस टॉफ़ी को खा करके और आप महसूस कीजिएगा कि कितनी ऊर्जा इसने दी, हमारे इस देसी टॉफ़ी ने, और कितनी ऊर्जा उसने दिया है। तो ये सोचने का विषय है। छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते करते हम बड़े बड़े रोगों के मरीज हो जाते हैं, और बाद में बताएंगे कि वो ये कुपोषण है और कुछ नहीं है। जब पोषण ठीक ढंग से नहीं होगा तो कुपोषण हो गया, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें तत्व कौन सा है याद रखिए। खाते समय प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये जो भोजन के पांचों अंग हैं, पांचों तत्व हैं, इन चीजों को याद रखते हुए आप खाइए। कभी भी देखिए उसमें है कि नहीं है। इन्हीं चीजों को टेस्टी बनाया जा सकता है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे ग्रामीण अंचल में गिरवंच कहा जाता है, पत्ता साधारण सा, उसमें चना और इत्यादि वो मिला करके स्त्रियां बनाती हैं। यदि बहुत बढ़िया बेसन सर, बेसन। वही बहुत बढ़िया ढंग से उसको बना दिया जाए, खूब बढ़िया से गला दिया जाए उसको, जबकि गला न काटे, बन जाएगा। पुरानी स्त्रियां जानती हैं। हाँ सर, और खट्टा यस मिला सर। के हाँ, बनाते हैं। खटाई मिला के बनाते हैं, भले कोई ना खाता हो, कम लोग खाते हो, लेकिन उसको भी आप कभी देखिएगा सब्जी की जगह चावल दाल पर कभी उसको बनाइए, और बनाने के बाद देखिए तो दुनिया का कौन सा पकौड़ा है जो उसका मुकाबला करता है। वो पानी में उबल करके बनता है, वो ऑयली नहीं है जो आपका लीवर खराब कर देगा। स्वाद के लिए आप ऑयल में भी बाद में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन बिना फ्राई किए हुए भी वो उबला हुआ खूब बढ़िया से उबल गया हो, उसे खा करके देखिए, उसका एक पकौड़ा और दुनिया के किसी पकौड़े से मुकाबला कर लीजिए। यदि कोई जीत जाता है तो फिर मुझे बताइएगा, आप खुद भी अनुभव करके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सर हमारी केमिकल तो आज तक सब में है। हैं। सर हार्मफुल केमिकल तो आज सर सब में है, चाहे वो कुछ भी मूंगफली हो या पत्ता हो। देखिए, आप तुलना करेंगे, मान लीजिए मार पड़ रही हो, ठीक है, तो कहीं पर तलवार की मार पड़ रही हो और कहीं डंडे की मार पड़ रही हो, किसे पसंद करेंगे आप? पसंद तो कोई भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दोनों में से पर दोनों इफेक्ट डंडे का कम रहेगा। कम रहेगा, ये मतलब बात है। तो इसी तरह से जब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, आपने निर्मला पुतुल की कविता पढ़ी है कि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ है, या हो यस सकता है कि आगे पढ़ें या पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं है। तो ठीक है, मूंगफली पिछले में साल भी पढ़े थे केमिकल है, लास्ट। आप खुद मूंगफली की खेती नहीं कर सकते। मूंगफली की खेती करने वाले लोगों को आप टेक्निक तो बता सकते हैं, कोई कृषि अनुसंधान केंद्र तो आप सुझा सकते हैं कि भाई वहाँ जाइए, कुछ इसका देसी तरीका होगा करने का। पुराने लोगों से मिलकर के खेती करने का तरीका तो आप अपना सकते हैं। गिरवच का ही पत्ता है, आप घरों में भी लाके, वो अपने आप भी कहीं कहीं जम जाता है, लगा सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आज आप तेल की बात कर रहे हैं, तेल सरसों की खेती के लिए अभी सीजन आ रहा है, यही सीजन है सरसों की खेती के लिए। आप खेती नहीं कर सकते, दूसरों को सुझा तो सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, 1 आध केजी सीड खरीद करके दे सकते हैं उनको कि लो भाई मेरे कहने से ही कर दो। ये हो सकता है, किया जा सकता है। सिर्फ बैठ करके हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए सिर्फ मार्केट में जा करके, तो मार्केट में कहाँ से आएगा जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं। आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी को सुझाव दे सकते हैं, आपकी बातों से असर होगा, वो व्यक्ति कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अभी जैसे मैंने आप बादाम पट्टी की टाफी की बात मैंने बताई, कहाँ इसका प्रचार होता है, कौन बता रहा है कि इसको खाइए? कोई महसूस करेगा तब तो बताएगा, और बताना जरूरी समझे। तो इस तरह की बातें कभी कभी दिमाग में आ जाती हैं। वो कौन सा एक सेलिब्रेशन पे कौन सा एक टाफी आता है 100 रुपये के आसपास, आप लोगों को पता होगा। कैडबरी सेलिब्रेशन हाँ सर। हाँ, वही ठीक ना। तो वो चूंकि एक बच्चे की जो है वो छोटे बच्चे की वो बर्थडे पार्टी थी, तो हमने कलम इत्यादि की बात सोच रखी थी और वो चर्चा हो रही थी, तब तक जो है अपने मुख से ही निकल गया कि नहीं सर वो वाली टॉफ़ी हमें अच्छी लगती है। मैं खरीद के ले गया, उसे देखा भी, एक पैकेट अपने लिए भी ले गया, और मुझे पता चला कि बताइए भाई कीमत के अनुसार इसमें क्या है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बच्चे ही समझ पा रहे हैं। तो फिर जस्ट उसके बाद जब इस तरह की वो खाद्य सामग्री जब सामने आई, तो थोड़ा सा दिमाग सोचने लगता है, इस पर विचार करने लगता है कि धीरे धीरे हमारे खान पान की चीज़ों में